नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री एवं उनकी शक्तियों पर। आप जानते हो भारत में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है और जहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है, वहाँ पे दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। देखिए कैसे पाई जाती है। जिन देशों में भी संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है या संसदीय शासन प्रणाली अपना रखी है, वहाँ पे कार्यपालिका दोहरी होती है। कार्यपालिका के दो भाग होते हैं, एक नाम मात्र के प्रधान होते हैं और दूसरी कार्यपालिका होती है, उसको बोलते हैं वास्तविक प्रधान। वास्तविक प्रधान। नाम मात्र के प्रधान को औपचारिक प्रमुख भी बोलते हैं, कई नामों से इनको जाना जाता है। औपचारिक प्रमुख, और इनको बोल सकते हैं प्रशासनिक प्रमुख या वास्तविक प्रमुख। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। तो हमारे यहाँ पे नाम मात्र के प्रधान कौन पाए जाते हैं? हमारे राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? भारत में औपचारिक प्रमुख हैं, नाम मात्र के प्रधान हैं। भारत में राष्ट्रपति कौन है? राज्य के प्रधान हैं। राज्य के प्रधान या हेड ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द स्टेट। और प्रधानमंत्री क्या होते हैं भारत में? वास्तविक प्रधान होते हैं, प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, जिनके पास सारी शक्तियां वास्तव में पाई जाती हैं। इनको क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। और इनको बोलते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यानी प्रधानमंत्री क्या होते हैं? शासन के प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्य के प्रमुख होते हैं। हमारे संविधान में सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी हुई होती हैं। संविधान ने शक्तियां किसको दी हैं? राष्ट्रपति को दी हैं। व्यवहार में प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली का एक प्रमुख गुण है उत्तरदायित्व, जबकि इसमें स्थायित्व नहीं पाया जाता है। शासन जनता के प्रति या लोकसभा के प्रति या संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व तो होता है, लेकिन स्थायित्व इसमें नहीं पाया जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार 5 साल ही चलेगी, पहले भी सरकार को हटना पड़ सकता है। इसलिए स्थायित्व नहीं होने के कारण संसदीय शासन प्रणाली में एक ऐसे पदाधिकारी का प्रावधान किया गया है जो शासन में निरंतरता रखे। प्रधानमंत्री तो कभी भी हट सकता है। जब प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास खत्म हो जाता है तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को हटना पड़ता है। तो उस समय कौन कार्य करेगा? उस समय फिर राष्ट्रपति कार्य करता है। तो इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में एक स्थायित्व बनाए रखने के लिए औपचारिक प्रधान की प्रावधान किए गए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की और उनकी शक्तियों की। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान क्यों होता है? क्योंकि संविधान में जब हम देखेंगे तो सारी शक्तियां किसको दी गई हैं? राष्ट्रपति को दी गई हैं। हमने इससे पहले राष्ट्रपति पढ़ा भी है। तो संघ सरकार की सारी कार्यपालक शक्ति किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। लेकिन उनका वास्तविक रूप से प्रयोग कौन करता है? और राष्ट्रपति उनका प्रयोग करता है तो किसकी सलाह और सहायता से करता है? प्रधानमंत्री की सलाह और सहायता से करता है। तो जो भी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, वास्तव में उनका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो आइए देखते हैं हम प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री को देखते समय हम किन किन बिंदुओं का सहारा लेंगे। प्रधानमंत्री से संबंधित बातों को हम इन बिंदुओं के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कि संविधान में प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या उनकी नियुक्ति के प्रावधान हैं, क्या शपथ के प्रावधान हैं। ठीक है, यानी संवैधानिक प्रावधान देखेंगे कौन कौन से अनुच्छेद प्रधानमंत्री से डायरेक्ट संबंधित हैं। दूसरा, उनकी नियुक्ति का प्रावधान देखेंगे कि संविधान उनकी नियुक्ति के लिए क्या कहता है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति कैसे होती है।
तीसरा, शपथ के प्रावधान देखेंगे कि प्रधानमंत्री की शपथ कहाँ दी गई है, उसमें क्या दिया गया है, कौन उनको शपथ दिलाता है। और फिर अपन उनकी पदावधि देखेंगे, उनका कार्यकाल देखेंगे, कितने समय तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। फिर उत्तरदायित्व की चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं या नहीं होते हैं। और वेतन और इनके कार्य पर चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की हम शक्तियों पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जो सीधे प्रधानमंत्री से संबंधित हैं। कौन कौन से हैं आपको ये याद भी रखने चाहिए। इसके बाद में हम जब मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, तो फिर इन अनुच्छेदों पर हम चर्चा करेंगे। तो 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78। ये तीनों अनुच्छेद प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर संबंधित हैं। तीनों अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान हैं हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं और पूछे भी गए हैं पिछली बार। तो अनुच्छेद 74 में क्या प्रावधान है। अब यहाँ पे हम प्रधानमंत्री से संबंधित जो भाग है अनुच्छेद का वही देखेंगे, क्योंकि एक अनुच्छेद में कई बातें लिखी हुई होती हैं। तो हम सिर्फ प्रधानमंत्री से जो रिलेटेड बात है उसी पर चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 74 में क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 74 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति के लिए सलाह और सहायता के लिए कौन होगा। राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा। प्रधानमंत्री, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो पहली बात तो ये कही गई है कि एक मंत्रिपरिषद होती है जो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देती है, और उसका प्रधान कौन होता है। प्रधानमंत्री होता है। इसका मतलब पहली जो बात कही गई है अनुच्छेद 74 में, वो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने की बात करती है, जिसमें एक संस्था होती है जिसका क्या नाम होता है, मंत्रिपरिषद होती है, और उसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो पहली बात तो ये कही गई है। अब अनुच्छेद 74 में भी नीचे एक बात और कही गई है, उनको भी हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह दी जाएगी उस सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। जो भी राष्ट्रपति कार्य करता है, इसका मतलब राष्ट्रपति को काम अपने विवेक से नहीं करना है। किसके माध्यम से करना है, मंत्रिपरिषद की सलाह के द्वारा ही राष्ट्रपति को कार्य करना है। राष्ट्रपति अपने खुद के दिमाग से कार्य नहीं कर सकता, नंबर 1 बात। और अनुच्छेद 74 में ही फिर नीचे कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है उसकी किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। भाई, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सलाह देती है, वो सलाह क्या दी गई है इसकी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। न्यायालय में उसकी जांच नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो सलाह परिषद और राष्ट्रपति के बीच में गोपनीय होगी, कोई तीसरा संस्था उसको जान नहीं सकती। जो मंत्रिपरिषद है और राष्ट्रपति है, उनके अलावा कोई व्यक्ति जान नहीं सकता। भाई, प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद के अंदर ही समाहित है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से अलग नहीं है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का ही एक भाग होता है। इसलिए हमने कहा कि जो सलाह दी जाती है मंत्रिपरिषद के द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, वो सलाह राष्ट्रपति के अलावा अन्य कोई जान नहीं सकता। न्यायालय भी उसकी जांच नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये अनुच्छेद क्या कहता है, गोपनीयता की बात करता है। किसकी बात करता है, गोपनीयता की बात करता है। एक बार ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में गोपनीयता का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है। तो डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन अनुच्छेद 74
में यही बात की गई है कि न तो न्यायालय उसकी जांच कर सकता सलाह की, न कोई तीसरा व्यक्ति उसको देख सकता, जान सकता। इसका मतलब गोपनीयता से संबंधित प्रावधान कहाँ किए गए हैं? अनुच्छेद 74 में किए गए हैं। तो पहला जो अनुच्छेद है प्रधानमंत्री से संबंधित, मैं सोचता हूं आपके समझ में आ गया होगा। फिर अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की शपथ, उनका कार्यकाल, उत्तरदायित्व, वेतन, इन सब की बात की गई है। तो अनुच्छेद 75 को भी एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों से संबंधित प्रावधान और प्रधानमंत्री से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 75 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 का जो पहला क्लॉज है उसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। एक तो पहला है कि प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है इसका। प्रधानमंत्री का क्या किया जाता है? अपॉइंटमेंट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसी अनुच्छेद में आगे कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इसी में आगे क्या कहा गया है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। सलाह से राष्ट्रपति करेगा। ये अनुच्छेद कई बार परीक्षाओं में पूछते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो अनुच्छेद 75 एक में दो बातें कही गई हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। फिर आता है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 एक के आता है। इसको हम मंत्रिपरिषद वाले पार्ट में देखेंगे। इसमें मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूं इसको। मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में प्रावधान है, इसको हम छोड़ रहे हैं, बाद में इसको अगली क्लास में देखेंगे। फिर अनुच्छेद 75 एक ख दिया हुआ है, या इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं। इसमें दल बदल वाले को मंत्री बनाने पर प्रतिबंधित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति दल बदल कर लेता है तो उस व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये प्रावधान इसमें किया गया है। इसको भी हम बाद में समझेंगे। फिर अगली जो बात दी गई है, इन दोनों अनुच्छेदों को हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसी को देखेंगे, फिर 75(2) की बात करते हैं। 75(2) में क्या प्रावधान किया गया है? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक की मंत्री अपने पद पर रह सकते हैं। फिर आता है 75(3). इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की गई है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसको भी हम समझेंगे क्या बात है। और 75(4) में शपथ संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। और शपथ कहाँ दी गई है? तीसरी अनुसूची में दी गई है। ये प्रावधान इसमें किए गए हैं, इनको हम देखेंगे। 75(5) किसकी बात करता है?
बिना संसद के सदस्य, बिना संसद का सदस्य बने, बिना संसद का सदस्य बने कोई व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक मंत्री बन सकता है। इसको भी हम समझेंगे, 6 माह तक मंत्री बन सकता है। और फिर आता है अनुच्छेद 75(6). इसमें वेतन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं कि मंत्रियों को वेतन कितने मिलेंगे, जो दूसरी अनुसूची में दिए हुए हैं। ये प्रावधान अनुच्छेद 75 में किए गए हैं। इन सभी प्रावधानों को हम जब अगली स्लाइड में समझेंगे, बस आपको बताने के लिए यह है, ये प्रावधान आपको एक बार एक नज़र से देखने चाहिए। तो ये अनुच्छेद 75 की बात हो गई, जिसमें नियुक्ति की बात की गई है, नियुक्ति की बात की गई है और कार्यकाल की बात की गई है मंत्रियों के, और उत्तरदायित्व की बात की गई है, और किसकी बात की गई है, शपथ की बात की गई है, और कितने दिन तक कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बिना मंत्री हो सकता है उसकी बात की गई है, और वेतन की बात की गई है। यानी अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री से संबंधित शपथ, वेतन, उत्तरदायित्व, कार्यकाल, इन सब की बात की गई है। तो इसको हम समझेंगे। पहले एक अनुच्छेद और है 78, एक अनुच्छेद और बचा हुआ है 78, उसकी हम बात कर लेते हैं। ये 3 प्रधानमंत्री से संबंधित संवैधानिक प्रावधान हैं। तो 78 एक में क्या प्रावधान किया गया है? पहली बात तो 78 किससे संबंधित है? 78 है राष्ट्रपति को सूचना देने संबंधी प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए हुए हैं इसमें। तो इसमें कीवर्ड क्या है? कर्तव्य है। किसके कर्तव्य हैं? प्रधानमंत्री के। कौन से अनुच्छेद में? 78 में। भाई प्रश्न आ जाए कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 78 में भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के क्या दिए हुए हैं? कर्तव्य दिए हुए हैं। कौन से अनुच्छेद में? 78 में। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां कहाँ हैं? संविधान में लिखी हुई हैं क्या? प्रधानमंत्री की शक्तियां संविधान में कहीं नहीं लिखी हुई है। तो फिर वो कौन सी शक्तियों का प्रयोग करता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की जो शक्तियां लिखी हुई हैं संविधान में, उनका वो प्रयोग करता है। इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रधान बोलते हैं। राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं? औपचारिक प्रधान, नाम मात्र का। यानी शक्तियां संविधान तो किसको प्रदान करता है? राष्ट्रपति को। और उन शक्तियों का व्यवहार में कौन प्रयोग करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं कि संघ सरकार से संबंधित विधायी और कौन सी सूचना देगा? प्रशासनिक। संघ सरकार से संबंधित विधायी और प्रशासनिक सूचना प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाएगी। प्रधानमंत्री के द्वारा किसको दी जाएगी? राष्ट्रपति को दी जाएगी। तो 78(1) में क्या प्रावधान है कि प्रधानमंत्री सूचना देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसके बारे में देगा? विधायी और प्रशासनिक मामले के बारे में देगा। सूचना देने वाला कौन है? प्रधानमंत्री है। सूचना देगा किसको? राष्ट्रपति को देगा। किसके बारे में देगा? संघ सरकार के विधायी और प्रशासनिक मामलों के बारे में। विधायी का मतलब सरकार ने कोई कानून बनाने का कोई प्रस्ताव ले रखा है या कोई विधेयक सरकार तैयार करवा रही है, तो उसके बारे में भी सरकार कौन कौन से कानून बनाने जा रही है। जैसे सरकार ने कोई किसानों की जमीन अधिग्रहण से संबंधित कानून बनाया है, शिक्षा से संबंधित कोई कानून बनाया है, आपराधिक संबंधित कोई कानून बनाया है, तो उनका कोई प्रस्ताव सरकार ले रही है या सरकार ने कोई कार्यवाही शुरू की है, तो उसके बारे में जानकारी राष्ट्रपति को दी जाती है। दूसरी बात आती है प्रशासनिक।
भाई जैसे गृह मंत्रालय का प्रशासन है, शिक्षा मंत्रालय का कोई प्रशासन है, कोई कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं, कहीं कोई कानून व्यवस्था की समस्या हो गई है, देश में कोई आंदोलन हो गया है, तो प्रशासन से संबंधित जो बातें हैं उनकी जानकारी भी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा देने का कर्तव्य संविधान में उल्लेखित किया गया है। तो पहली बात समझ में आ गई, सूचना देगा कौन? प्रधानमंत्री। किसको देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, ये प्रधानमंत्री का क्या है? शक्ति है, अधिकार है या कर्तव्य है? ये क्या है? कर्तव्य है। और दूसरी बात, सूचना किसके बारे में देगा? विधायी और प्रशासनिक मामलों के बारे में देगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? 78(1) के तहत। 78(1) में तो देगा, और 78(2) देखो, 78(2) में भी यही बातें हैं, लेकिन अंतर क्या है? 78(2) के तहत राष्ट्रपति सूचना मांग सकता है। 78(2) में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति सूचना मांग सकता है। किससे मांगेगा? प्रधानमंत्री से मांगेगा। ठीक है, किसके बारे में मांगेगा? यही दो विषय हैं, विधायी और प्रशासनिक। संघ सरकार से संबंधित जो विधायी और प्रशासनिक मामले हैं उनसे संबंधित राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना मांगता है। अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो सूचनाएं दी हैं वो सूचनाएं अधूरी हैं, कम उसमें जानकारी है, तो राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है। ये बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 68(2) में कही गई है। तो ऊपर वाले में तो प्रधानमंत्री सूचना देगा, 78(2) के तहत राष्ट्रपति सूचना मांगेगा, वो देगा राष्ट्र प्रधानमंत्री। और 78(3) में क्या कहा गया? देखो, 78(2) की भाषा भी यही है, बस इसमें यह कि सूचना मांगेगा। किससे संबंधित? विधायी और प्रशासनिक मामलों से संबंधित। 78(3) में क्या प्रावधान किया गया है? देखो, 78(3) में ये कहा गया है कि किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया है, किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया है, लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, तो राष्ट्रपति उस विषय को मंत्रिपरिषद के विचार हेतु भेज सकता है। उस निर्णय को कहाँ भेज सकता है? मंत्रिपरिषद के विचारार्थ भेज सकता है, मंत्रिपरिषद के विचार करने हेतु भेज सकता है। क्या कहा गया है कि अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, यानी किसी अकेले मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय ले लिया है और वो विषय मंत्रिपरिषद के सामने रखा ही नहीं गया, तो राष्ट्रपति उस विषय को उस मंत्रिपरिषद के सामने विचार करने हेतु भेज सकता है। अनुच्छेद 78(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विषय को पूरे मंत्रिपरिषद के सामने रखवाने के लिए प्रधानमंत्री को कह सकता है। अगर मंत्रिपरिषद ने किसी विषय पर विचार विमर्श नहीं किया है और अकेले मंत्री ने निर्णय ले लिया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि मंत्रिपरिषद एक सामूहिक संस्था है और जो भी निर्णय होते हैं वो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लेती है, अकेले किसी मंत्री को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व करवाने के लिए राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो विषय को या किसी निर्णय को मंत्रिपरिषद के सामने रखने के लिए प्रधानमंत्री को बोल सकता है। तो ये 3 अनुच्छेद हैं जो प्रधानमंत्री से संबंधित हैं। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत क्या दिया गया है? मंत्रियों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, उनकी नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, वेतन, इस प्रकार के प्रावधान है जिनको हम अभी देखेंगे। जो अनुच्छेद अभी हमने देखे हैं 75 से लेकर 78 तक, उन सब में इन सभी चीजों के उत्तर हमें मिल जाते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो ये तो हो गए संवैधानिक प्रावधान वाला पार्ट 74, 75 और 78। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। तो अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो उत्तर है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
नियुक्ति कौन करता है? पहली बात तो हो गई राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? क्या हर किसी की नियुक्ति कर देगा? आपकी कर सकता है क्या? मेरी कर सकता है क्या प्रधानमंत्री के रूप में? तो पहली जो बात है वो तो यही है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है, नियुक्त किया जाता है। हमारा प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। क्या किया जाता है? कई बार प्रश्न पूछते हैं कि प्रधानमंत्री का क्या होता है? नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है, या उसका चयन किया जाता है। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है, या उसका चयन किया जाता है, या वो निर्वाचित होता है? तो प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। हालांकि वो संसद का तो सदस्य निर्वाचित होता है, लेकिन संसद के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से राष्ट्रपति क्या करता है? फिर किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करता है। तो क्या किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है क्या? तो उत्तर है नहीं। प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करेगा? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति किया जाता है। किसको नियुक्त करेगा? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को किसको नियुक्त करेगा? उस नेता को नियुक्त करेगा जिसके दल को कहां बहुमत होगा? लोकसभा में। तो प्रधानमंत्री न तो आपकी नियुक्ति करेगा न हमारी करेगा, किसकी करेगा? उस व्यक्ति को या उस नेता को नियुक्त करता है जिसके दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो जाता है। वे आम चुनाव के बाद में जिस दल को लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त होती हैं, सबसे ज्यादा सीटें होने का मतलब उसको बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये तो पहली बात हो गई। उस दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में कब किया जाएगा? जब पहली कंडीशन होगी। पहली कंडीशन कब होगी? जब मान लीजिए किसी दल को लोकसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत मिल जाता है, तो राष्ट्रपति उसके दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है। ये तो पहली कंडीशन हो गई कि जिसको बहुमत मिलता है उसको नियुक्त करता है। दूसरी कंडीशन है कि अगर बहुमत नहीं मिले, दूसरी कंडीशन क्या आती है कि बहुमत किसी को भी नहीं मिले, बहुमत किसी भी दल को लोकसभा में न मिले, तब क्या होता है? या यूं कह सकते हैं त्रिशंकु लोकसभा हो। त्रिशंकु लोकसभा का मतलब किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत न मिले। लेकिन अगर किसी को भी लोकसभा में बहुमत नहीं होता तो राष्ट्रपति किसको नियुक्त करेगा? उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो अगर किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता है तो जिस दल को सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई हैं उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। पहली कंडीशन ये हो गई। और दूसरी स्थिति है कि जिसको सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई हैं, अगर वो सरकार बनाने के लिए मना कर देते हैं तो फिर गठबंधन के दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। 1996 से पहले भारत में यही परंपरा रही है कि अगर किसी को भी लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता है तो सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। जैसे चरण सिंह को नियुक्त किया गया था, मोरारजी देसाई को नियुक्त किया गया था, वीपी सिंह को नियुक्त किया गया था। लेकिन 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को भी नियुक्त कर दिया था, लेकिन उनकी सरकार 13 दिन ही चली थी। उसके बाद में राष्ट्रपति ने गठबंधन दल के नेता को नियुक्त करना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी एक दल को बहुमत लोकसभा में प्राप्त नहीं हो रहा था। इसलिए 1996 के बाद में गठबंधन सरकारों का दौर जब भारत में आरंभ हुआ तो गठबंधन दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। यहाँ पे राष्ट्रपति का विवेक काम करता है, राष्ट्रपति अपने विवेक से नियुक्त करता है। हालांकि संविधान में राष्ट्रपति को विवेक की शक्तियां नहीं दी गई हैं। किसको दी गई हैं?
राज्यपालों को विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं। तीसरी कंडीशन और आती है नियुक्ति की, अगर किसी प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए तो किसको नियुक्त किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अब तक जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई है। 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो उस समय क्या किया, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई थी पद पर रहते, तब क्या किया, राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य को, गुलजारी लाल नंदा को दोनों ही बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है। और दूसरी बात, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 1984 में, तब उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। उन्होंने किसी को भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया था, न उन्होंने सीनियर व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। उन्होंने राजीव गांधी को ही भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जबकि उससे पहले जब नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी तो गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। गुलजारी लाल नंदा उस समय मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, लेकिन इस परंपरा का पालन जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तब नहीं किया गया था। इंदिरा गांधी की मृत्यु के समय ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी की नियुक्ति कर दी थी। तो मृत्यु होने की स्थिति में इस प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। इसके बाद में हम देखेंगे नियुक्ति से संबंधित 1-2 बातें और हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री कौन से सदन का सदस्य होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए? तो भारत के संविधान में ये कोई प्रावधान नहीं है ऐसा कि वो लोकसभा का सदस्य हो या फिर वो राज्यसभा का सदस्य हो। कोई बाध्यता नहीं है कि इस सदन का सदस्य होना चाहिए। ब्रिटेन में जरूर ऐसा है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनेगा जो वहां के कॉमन सभा का सदस्य है, निम्न सदन का सदस्य है। भारत में प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, यानी वो संसद का सदस्य होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय वो किसी भी सदन का हो सकता है, चाहे लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो। प्रधानमंत्री किसी भी सदन से हो सकता है। तो दूसरी बात है, क्या दोनों सदनों से भारत में प्रधानमंत्री बने हैं क्या? हाँ, दोनों सदनों से प्रधानमंत्री बने हैं। ज्यादातर प्रधानमंत्री किस सदन से सदस्य बने? ज्यादातर प्रधानमंत्री भारत में लोकसभा से बने हैं, लेकिन 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे, उनको भी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य थे और भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। पहला है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी 1996 में, तो वो राज्यसभा की सदस्य थी 1966 में। पहली बार कब बनी थी? 1966 में। फिर देवेगौड़ा बने थे 1996 में। देवेगौड़ा ये 1996 में जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो राज्यसभा के सदस्य बने थे। फिर आता है इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल ये 1997 में प्रधानमंत्री बने थे, तो कहाँ से थे? राज्यसभा से थे। और फिर आते हैं मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, 2004 में और 2009 में। दोनों ही बार कहाँ से थे? राज्यसभा से थे। ये सारे सदस्य राज्यसभा के सदस्य थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने। बाकी भारत के प्रधानमंत्री सारे, जैसे नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, ये सारे कहाँ के सदस्य थे? लोकसभा के सदस्य थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। ठीक है, किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो और वो प्रधानमंत्री बन जाए? ऐसा भी संभव है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी, जैसा कि हमने अनुच्छेद 75 में देखा था। अनुच्छेद 75(5) में हमने बात की थी कि कोई भी संसद का सदस्य
मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसको संसद की सदस्यता लेनी होगी। तो जो व्यक्ति मंत्री बन सकता है वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो ये प्रावधान किसके लिए किया गया है? मंत्री के लिए किया गया है, लेकिन यही प्रावधान प्रधानमंत्री के लिए भी लागू हो सकता है। अनुच्छेद 75 देखिए, बिना संसद का सदस्य बने कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसको किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। यही बात प्रधानमंत्री के मामले में लागू होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो क्या होगा? उस व्यक्ति को 6 माह के अंदर अंदर संसद के किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। क्या भारत में ऐसा हुआ है क्या? तो भारत में ऐसा हुआ है, बिल्कुल। भारत में 2 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, और दोनों का क्या नाम है? एक तो देवे गौड़ा है और दूसरे जो प्रधानमंत्री हैं वो पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, ये दोनों ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जब ये प्रधानमंत्री बने थे ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो नरसिम्हा राव तो किसके सदस्य बने थे? फिर लोकसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा था और ये जीते थे। और देवेगौड़ा किस सदन के सदस्य बने थे? राज्यसभा के। ठीक है, तो ये 2 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो सारी बातें क्लियर होगी कि सदन का होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए। बिना सदन का सदस्य होते हुए भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। यानी अनुच्छेद 75(5) में लिखा गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वो मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 माह के अंदर अंदर संसद की सदस्यता लेनी होगी। वही प्रावधान प्रधानमंत्री पर लागू होता है। तो ये नियुक्ति से संबंधित सारी बातें थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से लोग राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे, बाकी सारे लोकसभा से बने हैं। और कौन से 2 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय किसी सदन के सदस्य नहीं बने थे। तो ये नियुक्ति की सारी बातें हो गई। इसके बाद में अपन देखते हैं शपथ की बात। तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता कौन है? तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। नंबर 1 बात तो ये हो गई, पहली बात ये हो गई। और प्रधानमंत्री शपथ किस बात की लेते हैं? एक तो पद की लेते हैं, पद की लेते हैं, और दूसरी शपथ किसकी लेते हैं? गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री किस बात की शपथ लेते हैं? पद की शपथ लेते हैं। दूसरी गोपनीयता की शपथ लेते हैं, यानी मैं जो काम करूंगा वो गोपनीय रखूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं, अपने मित्रों को नहीं बताऊंगा, जो सरकार में लोग नहीं है उनको नहीं बताऊंगा, अपने रिश्तेदारों को नहीं बताऊंगा। ऐसी शपथ ली जाती है और पद की शपथ लेते हैं। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री की शपथ का प्रावधान कहाँ किया गया है? हमने अनुच्छेद पढ़े थे 74, 75 और 78, और हमने कहा कि प्रधानमंत्री से संबंधित सारी बातें यही हैं। उनमें तो शपथ का प्रावधान नहीं था। तो शपथ का प्रावधान दे रखा है अनुसूची 3 में। कहाँ दे रखा है? अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में शपथ के प्रावधान दे रखे हैं। तो क्या वहां पे प्रधानमंत्री की शपथ का प्रावधान है क्या? तो उत्तर है नहीं। वहां पे मंत्री की शपथ दे रखी है, मंत्री और संसद सदस्यों की शपथ दे रखी है। तो जो शपथ मंत्री लेता है उसी शपथ को प्रधानमंत्री लेता है। तो शपथ कहाँ दे रखी है? अनुसूची 3 में दे रखी है। प्रधानमंत्री के नाम से दे रखी है क्या शपथ? नहीं, मंत्री के लिए शपथ दे रखी है, उसी को ही प्रधानमंत्री लेगा, उसी को ही कैबिनेट मंत्री लेगा, उसी शपथ को राज्य मंत्री लेगा। सिर्फ वो नाम चेंज करता जाएगा कि मैं फलाना फलाना मंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ, कोई कह देगा मैं प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। शपथ के भाग और जो कंटेंट है वो सबके एक समान ही हैं। हम अभी बात उसकी करेंगे। फिर चौथी बात आती है कि शपथ का प्रारूप क्या है, शपथ में क्या बात लिखी गई है, तो उस पर हम अब चर्चा
करेंगे। इस शपथ में क्या प्रावधान है, किसके नाम से शपथ लेता है, शपथ में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो आइए देखते हैं शपथ के प्रारूप में क्या बात है प्रधानमंत्री की शपथ में। तो पहली बात तो यही समझनी होगी शपथ किसकी शपथ दी गई है, मंत्री की शपथ दी गई है। इस मंत्री वाली शपथ को कौन लेता है, प्रधानमंत्री लेता है। अब मैं बता दूंगा कैसे लेता है। कोई अलग से प्रधानमंत्री के नाम से शपथ नहीं दी गई है। शपथ का प्रारूप किसके लिए है, मंत्री के लिए है, और उसी शपथ को प्रधानमंत्री लेते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या कहता है कि मैं अमुख, यानी मैं, किसी का नाम आ जाएगा, ईश्वर के नाम शपथ लेता हूं। कोई ईश्वर को नहीं मानता तो वो कह देगा मैं फलाना फलाना सत्य निष्ठा की शपथ लेता हूं। और आगे क्या कहता है देखो, आगे कहता है कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान, विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति आस्था एवं निष्ठा रखूंगा, आस्था एवं निष्ठा रखूंगा। पहला प्रावधान तो ये रखा गया है। किसकी बात करता है, आस्था और निष्ठा की। किसके प्रति रखेगा, संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, या आस्था और निष्ठा रखेंगे। दूसरी बात क्या कहता है कि मैं भारत की प्रभुता और एकता को, प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, को क्या रखूंगा, अक्षुण्ण रखूंगा। दूसरी बात ये कही गई है शपथ में। पहली बात तो है कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति आस्था या श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दूसरी बात है भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। ये 16वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रारूप, ये जो प्रावधान है ये जोड़ा गया था, मूल शपथ में नहीं था। 16वें संविधान के द्वारा, संशोधन के द्वारा ये चीजें जोड़ी गई थी। तीसरी बात करता है कि मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में, अब यहां क्या लिखा हुआ है, शपथ में मंत्री लिखा हुआ है। तो कोई प्रधानमंत्री है तो यहां प्रधानमंत्री बोल देगा, कोई राज्य मंत्री है तो कह देगा मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में, कोई उप मंत्री है तो वो कह देगा मैं संघ के उप मंत्री के रूप में, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ शब्द क्या लिखा हुआ है, मंत्री लिखा हुआ है। वो प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री बोल देता है। तो मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ये बात इसमें कही गई है कि मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय, पक्षपात, अनुराग और द्वेष के बिना सभी लोगों के साथ विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सभी लोगों के साथ विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो ये प्रधानमंत्री की शपथ के प्रारूप हैं। तो 4 इसमें मुख्य पार्ट हैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति क्या रखूंगा, आस्था और निष्ठा रखूंगा। फिर क्या कहता है कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, जो 16वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़े गए हैं। तीसरी बात कहता है कि मैं अपने कर्तव्यों का प्रधानमंत्री के रूप में निष्ठा और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और चौथी बात कही गई कि मैं भय, पक्षपात, अनुराग और द्वेष के बिना सभी लोगों के साथ विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये प्रधानमंत्री के पद की शपथ है। ये जो शपथ बताई है मैंने, ये किसकी है, पद की शपथ।
और यहाँ पे शपथ में क्या लिखा हुआ है, जो प्रारूप दिया गया उसमें मंत्री लिखा गया है, लेकिन यही बात शपथ प्रधानमंत्री लेता है। तो प्रधानमंत्री लेता तो यहाँ पीएम कर देगा, मंत्री है तो यहाँ पे मंत्री कर देगा। इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की अलग से शपथ नहीं दी गई है। तो ये तो प्रधानमंत्री की पद की शपथ है। अब शपथ का जो दूसरा भाग है वो किसकी शपथ होती है, वो गोपनीयता की होती है। दूसरी जो शपथ होती है वो किसकी होती है, गोपनीयता की होती है। दूसरी बात जो कही गई है वो गोपनीयता की शपथ के बारे में कहा गया है। इसमें भी कहा गया कि मैं फलाना फलाना ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूं कि मैं जो भी विषय मेरे सामने लाए जाएंगे मैं वह किसी व्यक्तियों के सामने प्रकट नहीं करूंगा, जब तक अपने प्रधानमंत्री की कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसा करना जरूरी है, तब तक मैं सूचना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा। तो ये गोपनीयता की शपथ ली जाती है कि अगर कोई मंत्री है, मान लीजिए प्रधानमंत्री है, उसको कोई सूचना प्रकट करना आवश्यक हो तो वो करेगा, उसके लिए तो मनाही नहीं है। उसके सिवाय वो किसी व्यक्ति और व्यक्तियों को शासन से संबंधित तथ्य प्रकट नहीं करता है। ये गोपनीयता की शपथ अनुसूची 3 में ही दे रखी है। तो पद और गोपनीयता दोनों की शपथ प्रधानमंत्री के द्वारा ली जाती है। शपथ के बाद में अगला जो प्रावधान है वो है प्रधानमंत्री की पदावधि से संबंधित। तो नियुक्ति की बात तो कहाँ की गई थी, अनुच्छेद 75 1 में की गई थी, और शपथ का प्रावधान था अनुच्छेद 75 4 में किया गया है, और पदावधि का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 75 2 में, उत्तरदायित्व की बात की गई अनुच्छेद 75 3 में, और वेतन से संबंधित बात की गई है 75 6 में। प्रधानमंत्री के कार्यकाल से संबंधित बात संविधान में कहीं सीधी नहीं दी हुई है। संविधान में किसके कार्यकाल की बात की गई है, मंत्री के कार्यकाल की बात की गई है। और मंत्री अपने पद पर कब तक रहता है, मंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहता है कौन, मंत्री। तो पहले हम समझेंगे प्रसाद पर्यंत का अर्थ क्या है। प्रसाद पर्यंत का अर्थ है कि राष्ट्रपति जब किसी मंत्री को हटाता है ना, तो उस मंत्री को कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। और दूसरा, मंत्री को हटाने के कोई आधार संविधान में नहीं दिए गए हैं। यानी जब राष्ट्रपति किसी मंत्री को अपने पद से हटाता है प्रधानमंत्री की सलाह से, तो उसको न तो कोई कारण बताने की आवश्यकता है कि आपको क्यों हटाया गया है, और न कोई हटाने के आधार या प्रावधान संविधान में नहीं दिए गए हैं। इन दोनों बातों को क्या बोलते हैं, प्रसाद पर्यंत बोलते हैं। ठीक है, तो प्रसाद पर्यंत का मतलब है न तो कारण बताने की आवश्यकता है, न हटाने के प्रावधान संविधान में दिए गए हैं। ये तो मंत्री के प्रावधान हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री भी प्रसाद पर्यंत की पद पर रहता है क्या? क्योंकि हमने शपथ वाले प्रावधान में तो ये बात की थी कि जो शपथ मंत्री की है वही शपथ प्रधानमंत्री की है, लेकिन क्या कार्यकाल के संबंध में भी मंत्री वाले प्रावधान ही प्रधानमंत्री पर लागू होंगे क्या? तो उत्तर है नहीं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर नहीं रहता है। प्रधानमंत्री को बिना कोई कारण बताए राष्ट्रपति हटा नहीं सकता। तो प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर रहता है, प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हो, जब तक लोकसभा का प्रधानमंत्री में विश्वास हो, तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रहता है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब तक माना जाएगा, जब तक उसको लोकसभा में बहुमत हो। लोकसभा में जब तक प्रधानमंत्री को बहुमत है तब तक वो अपना पद धारण करेगा। हाँ, लेकिन 5 साल तक ही, क्योंकि हमारी संसद का कार्यकाल 5 साल है, तो 5 साल तक अपने पद पर रह सकता है अगर उसको लोकसभा में बहुमत हो, तो राष्ट्रपति उसको बीच में हटा नहीं सकता। तो पहली बात यह हो गई कि प्रधानमंत्री की जो पदावधि है वो 5 साल होती है। कब, जब लोकसभा में उसको बहुमत हो। राष्ट्रपति उसको बीच में नहीं हटा सकता जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास है, प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत है,
राष्ट्रपति उसको नहीं हटा सकता। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना हो गया? जब तक लोकसभा में उसको बहुमत है, या संसद के कार्यकाल तक 5 साल तक। और दूसरी बात इसमें है, प्रधानमंत्री अगर स्वयं इस्तीफा देता है तो किसको देता है? प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? इस्तीफा देना हो तो किसको देता है? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री को हटा सकता है। कब? जब प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत नहीं हो, प्रधानमंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। कब हटा सकता है? जब प्रधानमंत्री के प्रति लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, या प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत नहीं हो। इन दो स्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। बाकी जब तक प्रधानमंत्री को बहुमत है, उसका कार्यकाल से बीच में राष्ट्रपति उसको हटा नहीं सकता। इसका मतलब प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, कब तक पद पर रहता है? जब तक लोकसभा में बहुमत हो। ये प्रसाद पर्यंत वाला प्रावधान किसके लिए है? ये मंत्रियों के लिए है, क्योंकि मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति कभी भी नहीं हटा सकता। फिर आगे आता है उत्तरदायित्व। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी रहता है? अनुच्छेद 75(3) में ही कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखो, अनुच्छेद 75(3) में देखो, ये प्रावधान है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो प्रधानमंत्री भी किसका भाग होता है? प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से बाहर नहीं होता है। और ये जो मंत्रिपरिषद है, इस मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अंदर ही शामिल होता है। इसका मतलब मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो प्रधानमंत्री भी किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी संसद के जो निचला सदन है, उसके प्रति प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के साथ उत्तरदायी होते हैं। तो उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। भाई, उत्तरदायित्व का जो गुण होता है वो संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य गुण है, और भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाए जाने का प्रमुख कारण ये उत्तरदायित्व वाला ही प्रावधान है। क्योंकि अंबेडकर ने कहा कि संसार में दो प्रकार की शासन प्रणालियां हैं, एक में तो स्थायित्व पाया जाता है और दूसरी में उत्तरदायित्व पाया जाता है। स्थायित्व तो किस में पाया जाता है? या अध्यक्षीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहां पे राष्ट्रपति को 4 साल से पहले कोई हटा ही नहीं सकता। जबकि संसदीय शासन प्रणाली का जो मुख्य गुण बताया था अंबेडकर ने, वो उत्तरदायित्व का बताया था। और भारत में उत्तरदायी शासन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना था, क्योंकि ब्रिटिश शासन भारत ने देखा था, और ब्रिटिश शासकों के द्वारा अपना उत्तरदायित्व जनता के प्रति नहीं निभाया गया। वो निरंकुश रूप से शासन करते थे। इसलिए अंबेडकर ने कहा था कि हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली होनी चाहिए, ताकि हम उत्तरदायित्व निश्चित कर सकें। तो इसी कारण से भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई थी। और उत्तरदायित्व किसके प्रति पाया जाता है? लोकसभा के प्रति, जो जनता का सदन होता है। लोकसभा के माध्यम से किसके प्रति होता है उत्तरदायित्व? जनता के प्रति। तो प्रश्न आए परीक्षा में तो लोकसभा ही करना है कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर अगला जो प्रावधान है वो वेतन से संबंधित प्रावधान है। वेतन से संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 75(6) में। इसमें कहा गया कि मंत्रियों को वेतन वो दिया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में है। संविधान में तो क्या कहा गया है? दूसरी अनुसूची में जो वेतन निर्धारित किया गया है वो मंत्रियों को वेतन दिया जाएगा। और कब तक दिया जाएगा? जब तक संसद कानून नहीं बना दे। भाई, संसद अगर वेतन से संबंधित कानून बना देती है तब तो ठीक है, और जब तक संसद कानून नहीं बनाए तब तक वेतन कहाँ से दिया जाएगा? अनुसूची 2 वाला वेतन दिया जाएगा। और संसद ने कानून बनाया है मंत्रियों के वेतन के लिए, और कानून का नाम क्या है? मंत्री वेतन भत्ता अधिनियम। मंत्री वेतन भत्ता अधिनियम
1952। इसके बाद में हम देखेंगे प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। प्रधानमंत्री की शक्तियां, तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां। प्रधानमंत्री की शक्तियां। प्रधानमंत्री की शक्तियों को हम 2-3 शीर्षकों में बांटकर देखेंगे। पहला है मंत्रिपरिषद के संबंध में, मंत्रिपरिषद के संबंध में शक्तियां। दूसरी है राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में कार्य और शक्तियां। और तीसरा है संसद के संबंध में प्रधानमंत्री के शक्ति और कार्य। और चौथा है राजनीतिक शक्तियां, राजनीतिक कार्य या शक्तियां। मंत्रिपरिषद के संबंध में, तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से ही की जाती है। तो पहली शक्ति क्या है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में शक्तियां हैं। भाई मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह से की जाती है? प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। और दूसरी बात है, मंत्रियों को विभागों का आवंटन भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। विभागों का आवंटन भाई करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन किसकी सलाह से करता है? प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। विभागों में फेरबदल करना हो तो भी कौन करता है? प्रधानमंत्री। किसी मंत्री के विभाग में फेरबदल करना हो तो कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह से करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह से। किसी मंत्री को बर्खास्त करना है या मंत्री को हटाना है तो कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और मंत्रिपरिषद का निर्देशन, नियंत्रण और मंत्रिपरिषद के सदस्यों में समन्वय, ये भी किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद की जब भी बैठक होती है, अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। अब मान लीजिए कभी कभी प्रधानमंत्री नहीं होता है, विदेश गया हुआ हो, तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तब सबसे सीनियर व्यक्ति नहीं करेगा। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बैठक करने के लिए नियुक्त करते हैं, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। कई बार हम सोचते हैं कि सबसे सीनियर होगा वो करता होगा, नहीं। इसके लिए प्रधानमंत्री किसी न किसी मंत्री को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त करते हैं, तो वो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। एक बात और ध्यान में रखने वाली है मंत्रिपरिषद के संबंध में ही, अगर किसी मंत्री को प्रधानमंत्री के द्वारा बर्खास्त करवाया जाता है या मंत्रिमंडल से बाहर करवाया जाता है, तो पूरा मंत्रिमंडल विघटित नहीं होता है, वो मंत्री सिर्फ बाहर जाएगा। पूरा मंत्रिमंडल कौन सी स्थिति में विघटित होता है? जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए। प्रधानमंत्री की जब भी मृत्यु होती है तो पूरा मंत्रिमंडल विघटित हो जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक मंत्री के जाने से मंत्रिमंडल पर कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने से, प्रधानमंत्री की मृत्यु होने से, प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र देता है तो पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है, फिर नया मंत्रिमंडल ही बनता है। तो ये सारे मंत्रिमंडल के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य थे। लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों के समान ही होता है, लेकिन उनमें वो सबसे पहला होता है। यानी प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्रिपरिषद का नेता होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्रिपरिषद का नेता होता है। तो लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री समानों में प्रथम होता है। समानों में
प्रथम, यानी मंत्रिमंडल में जो सदस्य होते हैं उसके साथ ही होते हैं, समान ही होते हैं। जैसे ये मंत्रिमंडल है या मंत्रिपरिषद है, तो ये क्या है, सारी समान ही है। लेकिन प्रधानमंत्री की स्थिति क्या होगी, इसमें पहले नंबर की होगी, बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनमें जो पहला होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री होगा, यानी मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, उनका नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। वे सब समान होते हैं आपस में, लेकिन प्रथम कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ऐसा किसने कहा था, लॉर्ड मार्ले ने कहा था। एक विचारक और हैं, एक टिप्पणीकार और हैं, एक विचारक और हैं टिप्पणीकार, जिनका क्या नाम है, हार्ट कोर्ट। हार्ट कोर्ट ने प्रधानमंत्री की स्थिति की टिप्पणी करते हुए कहा कि वो तारों में चंद्रमा के समान है, तारों में चंद्रमा के समान है, तारों में चंद्रमा के समान है। ये इन्होंने मंत्रिपरिषद के संबंध में बातें कही थी। जैसे तारे होते हैं आसमान में, उनमें जो चंद्रमा होता है उसकी तरह प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है कि तारों में वो चंद्रमा के समान है। इसका मतलब जो मंत्रिपरिषद होती है उसका नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद के जीवन, उनके निर्माण और मृत्यु का केंद्र होते हैं। ऐसा किसने कहा है, जेनिंग ने कहा है। जेनिंग ने प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करते हुए क्या कहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माणकर्ता, प्रधानमंत्री क्या है, मंत्रिपरिषद के निर्माता और जीवन तथा मृत्यु के केंद्र बिंदु होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को विघटित करने का कार्य करते हैं। तो ये जेनिंग ने कहा है मंत्रिपरिषद के बारे में प्रधानमंत्री की स्थिति को दर्शाने के लिए। तो लॉर्ड मार्ले ने तो क्या कहा था, समानु में प्रथम। हार्ट कोर्ट ने क्या कहा था, तारों में चंद्रमा के समान। और जेनिंग ने क्या कहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माता, जीवनदायक और मृत्युदाता प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ये कुछ विचारकों की टिप्पणियां हैं, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर प्रधानमंत्री की अगली शक्ति देखते हैं राष्ट्रपति के संबंध में। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के पास क्या क्या शक्तियां हैं, देखो। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के पास जो शक्तियां और कार्य हैं वो 78(1), 78(2) और 78(3) में दिए हुए हैं। ये देखो 78(1) में 2 और 3 में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आपस में संबंध दिए गए हैं। तो 78(1) में तो क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सूचना देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, जिसको हमने देखा था कि विधायी और प्रशासनिक मामलों में सूचना देनी है। तो 78(1) जिसमें राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सूचना देता है। 78(2) में जो सूचनाएं राष्ट्रपति मांगे वह प्रधानमंत्री उसको देता है। और 78(3) में क्या प्रावधान किए गए हैं कि ऐसा कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया हो, मंत्रिपरिषद ने उस पर निर्णय नहीं किया हो, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से उस विषय को मंत्रिपरिषद की विचार करने हेतु रखवाने का कार्य करेगा। तो ये राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं। और दूसरी जो शक्ति है महत्वपूर्ण, वो पदाधिकारियों की नियुक्ति के बारे में सलाह देता है। राष्ट्रपति के द्वारा कई प्रकार की नियुक्तियां की जाती हैं और उन नियुक्तियों की सलाह कौन देता है, नियुक्ति की सलाह प्रधानमंत्री देता है। जैसे मंत्रिमंडल के सदस्य हों या मंत्रिपरिषद के सदस्य हों, किसी राज्य का राज्यपाल हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, लोकपाल हो, SC/ST आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हो, UPSC का अध्यक्ष और सदस्य हो, इन सब की नियुक्ति के बारे में प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री के पास क्या शक्तियां हैं, देखो। संसद के संबंध में देखो प्रधानमंत्री की शक्तियां। तो संसद का सत्र, सत्रावसान और संसद का विघटन करने की सलाह राष्ट्रपति को कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने, संसद का सत्रावसान करने और संसद का विघटन करने की सलाह प्रधानमंत्री के द्वारा ही राष्ट्रपति को दी जाती है। प्रधानमंत्री संसद के पटल पर नीतियों की घोषणा करता है, नीतियों की घोषणा करता है। और प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है उसका वो सदन का नेता भी होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है, जिस सदन का सदस्य होता है उस सदन का नेता वो होता है। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होगा उस सदन का लीडर ऑफ हाउस भी प्रधानमंत्री होगा, उस सदन का नेता भी कौन होगा, प्रधानमंत्री ही होगा। और इसके बाद में देखो प्रधानमंत्री की राजनीतिक शक्तियां। प्रधानमंत्री की राजनीतिक शक्तियां कौन सी हैं, देखो प्रधानमंत्री की राजनीतिक शक्तियों के अंतर्गत पहली जो प्रधानमंत्री की राजनीतिक शक्तियां देखो, प्रधानमंत्री कई आयोगों का अध्यक्ष होता है। जैसे पहले योजना आयोग था, योजना आयोग की जगह अब क्या बन गया, नीति आयोग बन गया। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का नेता या अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। तो योजना आयोग, उसके बाद में नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, इन सब का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री भारत की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा कार्य क्या है, राजनीतिक विदेश नीति। विदेश नीति का निर्धारक कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। वह सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो तीनों सेनाएं होती हैं उनका राजनीतिक प्रमुख होता है। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री की इस प्रकार राजनीतिक शक्तियां हैं। तो प्रधानमंत्री की इन्हीं शक्तियों को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर अमेरिका का जो कार्यकारी है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, उससे अगर भारत में किसी पदाधिकारी की हम तुलना करेंगे तो वो भारत का प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति। तो अंबेडकर ने भारत की प्रधानमंत्री की तुलना किससे की है, अमेरिका के राष्ट्रपति से की है। जितनी शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति के पास हैं, भारत में वो शक्तियां किसके पास हैं, भारत के प्रधानमंत्री के पास हैं, न कि भारत के राष्ट्रपति के पास। तो ये भारत के प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियां हैं।